गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। आज इस क्लास में हम प्रोनाउन की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, एआर हो, आरआरबी के एग्जाम्स हो, रेलवे के एग्जाम्स, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, या फिर वो अलग अलग एग्जाम्स जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोजित करता है, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, विच एवर इट इज। तो ये जो कंप्लीट सीरीज है आपके लिए मददगार साबित होने वाली है। हर सुबह आपको एक रिकॉर्डेड में क्लास दिया जाता है जो आपको लेना है और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करना है। ओके, तो हम आते हैं प्रोनाउन पर। क्या होता है प्रोनाउन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? आपने पढ़ा होगा स्कूल में, प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं सर्वनाम। अगर इसकी डेफिनेशन देखने जाओ तो क्या आती है डेफिनेशन? अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ, या इन प्लेस ऑफ भी कह सकते हो, इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी क्या? नाम के जगह पर जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको बोलेंगे क्या? प्रोनाउन। उसको बोलेंगे क्या? सर्वनाम। ठीक है, जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल है। शिवा इज माई बेस्ट फ्रेंड। शिवा जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पर नाउन कौन सा है? शिवा है। ठीक है, अब मुझे बोलना है कि शिवा ना बहुत अच्छा है, या फिर शिवा मेरी मदद करता है। तो जब मैं दूसरी बार शिवा के बारे में बात करूंगी तो जरूरी नहीं है कि मैं बार बार शिवा शिवा करके बात करूं। मैंने एक बार बोला शिवा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर मैं बोलूंगी वो बहुत अच्छा है, वो मेरी मदद करता है, वो हैंडसम है, वो स्कूल में टॉपर है। ठीक है, तो जब मैं शिवा के बारे में बार बार बोलूंगी तो मैं बार बार शिवा का प्रयोग नहीं करूंगी। फिर मैं बोल सकती हूं ही इज अ गुड बॉय। वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, वो मेरी मदद करता है। ही हेल्प्स मी। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। अब मैंने क्या किया? शिवा के जगह पे ये वर्ड यूज किया, तो ये वर्ड क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया। सिंपल है। नाम के जगह पर यानी शिवा की जगह पर मैंने ही यूज किया, तो ये ही क्या है? आपका प्रोनाउन है। दैट्स इट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। समवन इज नॉकिंग एट द डोर। कोई जो है दरवाजे पर क्या कर रहा है? टक टक, नॉक नॉक कर रहा है। तो ये समवन क्या हो गया? ये भी प्रोनाउन हो गया। ठीक है, फिर वर्ड है ईच ऑफ द बॉयज वॉज प्रेज्ड। जितने भी लड़के थे, 5 थे, 10 थे, उन सब की तारीफ की गई। तो ये ईच भी क्या है? ये ईच भी आपका प्रोनाउन है। ठीक है, ईच प्रोनाउन है, समवन प्रोनाउन है, एंड यहां पर हमने देखा कि ही भी प्रोनाउन था। अब फ्यू वर इंटरेस्टेड इन द इवेंट। थोड़े लोग, फ्यू यानी क्या? थोड़े लोग। अब फ्यू जो है हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं। फ्यू वर इंटरेस्टेड इन द इवेंट। थोड़े लोग कार्यक्रम में इंटरेस्टेड थे, तो फ्यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेहा एंड राम लव ईच अदर। नेहा और राम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो नेहा एंड राम के जगह पे मैंने यूज किया दे, तो दे शब्द भी क्या है? एक प्रोनाउन है। द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर। 10-15 बच्चे थे और उन्होंने एक दूसरे की सहायता की थी। ठीक है, तो वन अनादर क्या हो गया? ये वन अनादर जो शब्द है वो भी प्रोनाउन ही है। नेक्स्ट वन, ही हर्ट हिमसेल्फ। अब ये जो हर्ट है
ये पास्ट टेंस में यूज हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर वर्ब टाइप 2 है, ना कि वर्ब टाइप 1। फिर हम उसको थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो लगाते हैं वर्ब टाइप 1 के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या ई एस, लेकिन ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर इसका हर्ट ही रहेगा, ठीक है। ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी उसने खुद को चोट पहुंचाई। ये ही भी क्या है, एक प्रोनाउन है, एंड ये हिमसेल्फ भी क्या है, एक प्रोनाउन है। ही जो हो गया वो हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, एंड हिमसेल्फ जो हो गया वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब एक एक देखते हैं कैटेगरी कौन कौन से इसके मेन टाइप्स है, और टाइप्स देखने के बाद हम इसके ऊपर जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जिसके आधार पर आप स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, कई बार पैराजम्बल्स तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लेट्स सी पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्हाट इज इट? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब इसमें हम दो कैटेगरीज करेंगे। एक कैटेगरी रखेंगे सब्जेक्टिव की, यानी वो शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, जो एक्शन को करता है, जिसको आप कर्ता भी बोलते हो ना। एंड दूसरी कैटेगरी रखेंगे ऑब्जेक्ट की, जिसको एक्शन प्राप्त होती है, जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। सो सब्जेक्टिव में हम लिखते हैं, let's write one by one. I, we, you, they, ठीक है। डू वी नीड हम लोगों को ज्यादा स्पेस चाहिए? यस। हाफ हाफ में करेंगे। ये सब्जेक्टिव केस हो गया आपका, एंड ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आई का किस में कन्वर्ट हो जाता है? आई का आपका कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में मी में, ठीक है। वी का किस में कन्वर्ट हो जाता है? वी का कन्वर्ट हो जाता है अस में। यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, एंड दे जो है ऑब्जेक्टिव केस देम में कन्वर्ट होता है। ही का किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है? ही का हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी का हर में कन्वर्ट में हो जाता है, एंड इट का इट ही रहेगा। सो इट इज पर्सनल प्रोनाउन, यानी कौन से? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसके सहायता से आप व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हो। अब इट जो है ना, ये एग्जैक्ट व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन जानवरों के बारे में बात करनी है, प्लांट्स के बारे में बात करनी है, या छोटे बच्चे के बारे में बात करनी है। अभी 1-2 साल का बच्चा है, हमें नहीं पता है वो गर्ल हो या बॉय है, या सामान के बारे में बात करनी है, कोई भी सामान के बारे में बात करनी है, तब भी इट का प्रयोग होता है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस है। आगे इसके ऊपर के रूल्स भी सॉल्व करेंगे। अब पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन यानी कुछ ऐसे प्रोनाउंस जिसकी सहायता से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर अधिकार वाली बात हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये वस्तु का ओनर मैं हूं, ये वस्तु की मालकी मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा दिस इज अ पेन, ये जो है ये एक पेन है। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, लेकिन मुझे बोलना है कि ये पेन मेरा है, ठीक है। तो मैंने बोला दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। आई एम
द ओनर, मैं इस पेन की मालकिन हूं, इस पेन पर मेरा अधिकार है। तो मैंने कहा ये रिमोट है, दिस इज अ रिमोट। लेकिन ये रिमोट किसका है? उसका है, दिस इज हीज रिमोट। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन जिसकी सहायता से हमें मालकी, अधिकार या वो किसका है, किसको बिलोंग करता है, इस बात का सेंस होता है, इस बात का पता चलता है। तो कौन कौन से हैं ऐसे प्रोनाउन, बताइए। पजेसिव प्रोनाउन माइन है, आर्स है, देयर्स है, ठीक है, हीज है, हर्स है, फिर इट्स है, अगेन विच, which are they? That's it. Mine, ours, theirs, hers. एक मिसिंग हो गया हमारा yours। तो ये सारे जो है आपके पजेसिव प्रोनाउन है। दिस मोबाइल इज योर्स, मैंने कहा ये मोबाइल आपका है, या फिर मैंने कहा दिस बुक, ये बुक आपकी है, दिस बुक इज योर्स, ये किताब आपकी है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन का काम क्या रहता है? ओनरशिप। इस पजेसिव प्रोनाउन का काम रहता है मालकी बताना। ठीक है, इसका काम रहता है कौन सी वस्तु किसकी है, किसके अधिकार में आएगी, ये संबंध प्रस्तापित करना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रोनाउन के टाइप पर। अगला प्रोनाउन का टाइप है पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेन, यह पेन है, दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। लेकिन इस पेन की विशेषता क्या है? ये पेन मेरा है। कैसे बोलूंगी मैं? दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। तो ये जो माई वर्ड हो गया ना आपका, इसी को आप बोलोगे क्या? पजेसिव एडजेक्टिव बोला जाएगा। ठीक है, ये पेन तो है, लेकिन इस पेन की विशेषता क्या है? ये पेन मेरा है। सो क्या क्या आएंगे? माय आएगा, हीज आएगा, हर आएगा, यस, फिर आर आएगा, फिर देयर आएगा, फिर योर आएगा। अगेन सारे हो गए हमारे। ओके, सो ये सारे हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। माई पेन, योर मोबाइल, देयर हाउस, आर बिजनेस, हर मैरिज, हीज जॉब, माई क्लास, माई स्टूडेंट। ठीक है, सो माई व्हाट आई कैन से, माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स आर वेटिंग, विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उस विद्यार्थी की विशेष बात क्या है कि वो स्टूडेंट्स मेरे हैं, तो मैंने बोला माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग। ठीक है, ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं दर्शनात्मक। ठीक है, यानी अगर आपको कोई चीज पॉइंट आउट करनी है, बताना है, शो करना है,
इस प्रोनाउन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बोलना है कि ये रिमोट है, मुझे बोलना है किसी को कि ये रिमोट है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है या यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है और मुझे बोलना है कि ये कार मेरी है, ये सिस्टम मेरा है, तो मैं कुछ दिखा रही हूं ना, वो वाला जो घर है वो मेरा है। ठीक है, तो जब मैं किसी चीज को प्रेजेंट करती हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, शो करती हूँ, दर्शाती हूँ, तब ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं ये प्रोनाउन, लेट्स सी। मेजर देखेंगे इसमें कौन कौन से हैं। एक आता है this, देन हम यूज करते हैं that, फिर बात होती है these की, एंड द नेक्स्ट वन इज those। अब इनका यूज अलग अलग है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे एक एक को डिटेल में देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये रिमोट है, दिस इज अ रिमोट। या मैंने बोला कि वो रही, वो जो घर दिख रहा है ना, वो मेरा वाला घर है, या फिर वो घर हमारा है, तो मैं कैसे बोलूंगी, दैट इज आवर होम, वो घर हमारा है, दैट इज आवर होम। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन से होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनको हिंदी में कहते हैं वितरणात्मक सर्वनाम। ठीक है, कौन से है ये, इसमें आपका आएगा ईच, देन ईदर, then neither, you can say then every, then none। इस प्रकार से आपके वितरणात्मक सर्वनाम बनने वाले हैं। everyone भी आ सकता है इस कैटेगरी में, there are many। ठीक है, जैसे मैंने कहा each of you, each of you is talented। आप में से प्रत्येक कैसा है, टैलेंटेड है। सो ये ईच का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जितने भी आप 10-15 लोग हो, 20-25 हजार लोग हो, उनमें से प्रत्येक कैसा है, टैलेंटेड है। ठीक है, इसके ऊपर भी रूल्स रहते हैं, जो एक बार टाइप्स हमारे खत्म हो जाए फिर हम पढ़ेंगे। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी दो के बीच में ना संबंध प्रस्तापित, नॉट ओनली दो, एक्चुअली जितने भी लोग हैं उनके बीच में आपस का रिश्ता। जैसे लेट्स सी द एग्जांपल, कौन से होते हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक है आपका ईच अदर, जैसे दे लव ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे लव ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, राम एंड नेहा, राम एंड नेहा लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरा एक आता है आपका वन अनादर। वन अनादर का प्रयोग कब करते हैं, जब दो से ज्यादा लोग हो, 10 हो, 5 हो, और उनके बीच में आपस में कोई रिश्ता दिखाना हो, कोई भी, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, डील फाइनल करते हैं, जो भी कुछ बात है, अगर दो के बीच में बात चल रही है तो हम यूज करते हैं ईच अदर। ये रूल्स है प्रॉपर, जो आगे देखेंगे। ये बस थोड़ा बहुत प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, ओके,
एंड दो से ज्यादा के बीच में रिश्ता दिखाना हो तो हम वन अनादर का प्रयोग करते हैं। अब आए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी क्या? जैसे वर्ड ही है ना, रिफ्लेक्शन, आपका ही उसमें रिफ्लेक्शन होगा या जो भी करता है उसका रिफ्लेक्शन वहां पर होगा। तो हम कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं? आई के लिए क्या यूज करते हैं हम? आई के लिए माई सेल्फ का प्रयोग करते हैं। वी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। आर सेल्फ, सॉरी, फॉर वी यूज आर सेल्व्स। फिर यू के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? यू के लिए अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ का प्रयोग करते हैं, एंड अगर प्लूरल है तो योर सेल्व्स का प्रयोग करते हैं। ओके, फिर अगर इट है तो हम इट के लिए इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं। बच्चा अपने आप ही रोया, बेबी क्राइड इट सेल्फ। ठीक है, बच्चे को किसी ने रुलाया नहीं, अपने आप ही रोने लगा वो। ठीक है, ओके। फिर अगर दे आया है हम क्या बोलते हैं? देमसेल्फ बोलते हैं। फिर अगर शी की बात हो रही है, फेमिनाइन जेंडर प्रोनाउन, तो हम बोलते हैं हरसेल्फ। अगर ही की बात चल रही है तो हम कहते हैं हिमसेल्फ। तो ये है आपके कुछ प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अगर वन आया है तो सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे? वन आया है तो वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने एक कैटेगरी आई है एम्फैटिक प्रोनाउन। अब एम्फैटिक प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, लेकिन इसका रोल क्या है? जब आप अपनी बात को जोर देकर कहने की कोशिश करते हो, थोड़ा स्ट्रेस देकर कहने की कोशिश करते हो, गंभीरता बढ़ाकर या किसी को यकीन दिलवाने के लिए कुछ कहने की कोशिश करते हो, तब एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। एंड जनरली एम्फैटिक प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करते हैं। जैसे यू टोल्ड मी दैट, आपने मुझसे वो बात कही थी। अगर मुझे ये बोलना है हिंदी में तो कि आपने खुद मुझे वो बात कही थी, तो ये जो हिंदी वाला सेंस है ना, आपने खुद, वो किससे आएगा? वो एम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाने से आता है। इसके एम्फेसिस क्रिएट करने के और भी तरीके होते हैं, बट ये वन ऑफ द तरीकाज में से एक है। ठीक है, यू योरसेल्फ टोल्ड, जैसे मैंने लिखा आई इनवाइटेड हर टू द पार्टी, मैंने उसे पार्टी में इनवाइट किया था। आई इनवाइटेड हर टू द पार्टी, मैंने उसे पार्टी में बुलाया था। किसको? मेरी दोस्त। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने खुद उसे पार्टी में इनवाइट किया था। दो हिंदी के वाक्यों में फर्क है, आपको समझ में आया क्या? मैंने उसे पार्टी में इनवाइट किया था।
मैंने खुद उसे पार्टी में इनवाइट किया था। तो ये जो खुद वाला हिंदी का भाव है इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आई माई सेल्फ। क्या किया? सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम्फैटिक प्रोनाउन आई माई सेल्फ। बाकी का सेंटेंस एज इट इज आएगा। आई माई सेल्फ इनवाइटेड हर टू द पार्टी। मैंने खुद ने उसे पार्टी में बुलाया। ओके, few more example do we have here? The next is indefinite pronoun. Indefinite शब्द का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित। Definite यानी निश्चित, indefinite यानी अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चित यानी क्या? जिससे हमें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आ रही है। अब हमने बोला एवरीबडी, प्रत्येक। हमने बोला समबडी, कोई एक। प्रत्येक यानी कौन, कितने लोग हैं, ही है, शी है, इट है, कोई आइडिया नहीं आ रही है। अगर नाम होता प्रॉपर, शी होता, ही होता, राम होता, श्याम होता, स्टूडेंट्स होता, पेशेंट्स होता, मेंबर्स होता, तो कुछ तो एक आइडिया आती है कि ये इनके लिए बोला गया है। डेफिनाइट समझ में आता है कि ये ही को बोला है, शी को बोला है, राम को बोला है, स्टूडेंट को बोला है, टूरिस्ट को बोला है, या पेशेंट को बोला है। लेकिन एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनसे किसी के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता है, इसलिए इनको बोला जाता है इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। एवरीवन, प्रत्येक, समवन, कोई एक, नोबडी, कोई नहीं, एनीबडी, कोई भी, नो वन, कोई नहीं, एनीवन, कोई भी, एवरीथिंग, सब कुछ। जैसे मैंने बोला आई हैव पैक्ड एवरीथिंग, मुझे कहीं जाना है तो मैंने अपनी बैग पैक कर ली। आई हैव पैक्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। ठीक है, मैंने बोला समवन कॉल्ड मी, समवन कॉल्ड मी, किसी ने मुझे कॉल किया था। अब नंबर सेव नहीं था, कोई रैंडम नंबर से कॉल आया था, तो मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं उसको क्या बोल रही हूँ? किसी ने कॉल किया था, कोई एक का कॉल आया था, दैट इज समवन। ठीक है, ओके, दिस इज इट। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आया है रिलेटिव प्रोनाउन। एक तरीके से ये प्रोनाउन थोड़ा सा कंजक्शन का भी काम करता है। कैसे? दो पार्ट है और ये रिलेटिव प्रोनाउन एक तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, कौन से है रिलेटिव प्रोनाउन आपको देखना है, और हर रिलेटिव प्रोनाउन का आगे देखेंगे कि हुम कहाँ यूज होता है, हु कहाँ यूज होता है, हुज का प्रयोग कहाँ है, विच का एंड दैट का अलग अलग प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, द वुमन whom I admire is a scientist. वो महिला जिसकी या जिनकी, वो महिला जिनकी मैं तारीफ करती हूँ वो कौन है? एक साइंटिस्ट है। तो ये हुम क्या कर रहा है? दो पार्ट ऑफ द सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, और दो पार्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या संबंध है, रिश्ता है, वो भी बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल हुम को निकाल देते हैं, द वुमन आई एडमायर इज अ साइंटिस्ट। सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होगा, ये लॉजिकली भी कुछ तर्क नहीं निकलेगा, कुछ सही से मीनिंग नहीं निकलेगा, और ग्रामेटिकली भी ये इनकरेक्ट है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो? हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, हाउ। ठीक है, हु इज कमिंग टू द पार्टी? आज पार्टी में कौन आने वाला है? वेयर इज द पार्टी या सेरेमनी। अब सेरेमनी यानी क्या? समारोह या कार्यक्रम कह सकते हो। वेयर इज द पार्टी? व्हेन इज द पार्टी? वेयर इज द सेरेमनी? समारोह कहाँ होने वाला है? अब इंट्रोगेटिव को क्या बोलोगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जिसकी सहायता से आप प्रश्न पूछ सकते हो। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी यानी क्या, क्या बोलते हो आप उसको? विस्मयादिबोधक बोला जाता है क्या एक्सक्लामेटरी को, जहां पर आप कुछ भाव प्रकट करते हो। वाव, कितना सुंदर, कितनी सुंदर ये तस्वीर है। वाव, कितनी सुंदर ये पेंटिंग है। वाव, आज आप कितने सुंदर लग रहे हो। या फिर अरे रे, ये क्या हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। हाउ, वॉट इन द सेंस ऑफ सरप्राइज, यानी आप किसी कारण चौंक गए हो। फिर वो चौंकना खुशी के लिए भी हो सकता है, या फिर वो चौंकना किसी दुख वाली बात के लिए भी हो सकता है। ठीक है, वॉट अ ब्यूटिफुल डे, आज कितना सुंदर दिन है। सो यहाँ पर आपका जो वॉट है वो वन बाय वन प्रोनाउन के रूल्स के ऊपर। तो प्रोनाउन का सबसे पहला रूल ये कहता है कि लेट इस वर्ब के बाद आप क्या यूज करो, आप ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करो। क्यों? क्योंकि लेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन को ऑब्जेक्ट के ऊपर कैरी फॉरवर्ड करना, आगे भेजना। ठीक है, सो अगर मैंने ऐसे लिखा, let she come, let she come, let क्या है आपका, आपका वर्ब हो गया let। ठीक है, let she come। गड़बड़ है सेंटेंस में, बिल्कुल गड़बड़ है। हमें क्या चाहिए, let के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो मैंने कहा let her come, यानी मीनिंग क्या हो गया, उसे आने दीजिए। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, लेट हिम, लेट देम, लेट मी, लेट इट, फिर लेट, लेटस। तो जितने भी वर्ड्स हैं वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्ब के बाद भी, नॉर्मल वाले वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगने वाला है। जैसे रागिनी इज टीचिंग दे, रागिनी सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, उसके बाद मेन वर्ब कौन सा है, टीचिंग है। रागिनी इज टीचिंग दे, ये दे सही है क्या, नो दिस इज नॉट राइट। क्या होना चाहिए था, दे के जगह पे देम होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और ये जे दे जो है वो सब्जेक्टिव केस में दिया गया है। So Ragini is teaching them. This is right. Next one, preposition के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है। ये सेम रूल प्रीपोजिशन में भी दिखने को मिलेगा आपको कि प्रीपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट लेता है। एक्सक्यूज मी, जैसे मनीष लुक्ड एट आई, मनीष कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लुक्ड क्या है, वर्ब है, एंड ये एट जो है ये है आपका प्रीपोजिशन। हम पढ़ रहे हैं कि प्रीपोजिशन क्या लेता है अपने बाद, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी। सो मनीष लुक्ड एट मी, ये आई जो है इनकरेक्ट है, इस सेंटेंस को सही करिए। मनीष लुक्ड एट मी, मनीष ने मेरी तरफ देखा। नेक्स्ट वन इज, जिस तरीके से लेट जो है ऑब्जेक्टिव केस लेता है, नॉर्मल वर्ब भी ऑब्जेक्टिव केस लेता है, फिर हमने ये देखा कि प्रीपोजिशन भी ऑब्जेक्टिव केस लेता है, उसी प्रकार से जिरंड भी ऑब्जेक्टिव केस लेता है। अब ये जिरंड है क्या, ठीक है, जिरंड होता है वर्ब टाइप 4 का प्रयोग जब आप एक नाउन के तरीके से करते हो, तब उसको जिरंड कहा जाता है। तब वो वर्ब टाइप 4 यानी वर्ब की चौथी फॉर्म में नहीं होता है। जैसे टॉकिंग शी वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, उसके साथ बात करना एक अच्छा अनुभव था। अब यहाँ पर ये जो टॉकिंग शब्द है ना, ये वर्ब टाइप 4 नहीं है, ये जिरंड है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है, और सेंटेंस में ये एक सब्जेक्ट है।
ठीक है। सो टॉकिंग शी होगा क्या? नहीं, क्योंकि शी जो है सब्जेक्टिव केस में है, आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। टॉकिंग हर वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, उसके साथ बात करना एक अच्छा अनुभव है। ठीक है, अच्छा अनुभव था क्योंकि वर्स लिखा है। बिफोर एंड आफ्टर इन्फिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज यूज्ड। इन्फिनेटिव के पहले और इन्फिनेटिव के बाद में ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है वो देखेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस वाले स्ट्रक्चर को आप कहते हो कि ये क्या है? इन्फिनेटिव है। अब रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि पहले और बाद में दोनों जगह पर क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर इन्फिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज यूज्ड। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, प्लस हम लिखेंगे इन्फिनेटिव, एंड फिर से हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। लेट्स चेक द सेंटेंस नाउ। आई इन्वाइटेड ही टू ज्वाइन। अब इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव मिल चुका है। आई इन्वाइटेड ही टू ज्वाइन मी इन द पार्टी। मैंने उसे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए न्योता दिया, आमंत्रित किया। तो इन्फिनेटिव के बाद में क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, सही है। क्या इन्फिनेटिव के पहले भी ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं, यहाँ पर ही लिखा है और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। आई इन्वाइटेड हिम टू जॉइन मी इन द पार्टी। मैंने उसे पार्टी में यानी कार्यक्रम में, दावत में मुझसे जुड़ने के लिए न्योता दिया था यानी इनवाइट किया था। तो इन्फिनेटिव के पहले भी ऑब्जेक्टिव केस, इन्फिनेटिव के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस। यहां पर नहीं था तो एरर क्रिएट हुआ। लेट्स हैव द नेक्स्ट रूल। आफ्टर एज एंड देन, रूल कह रहा है कि एज एंड देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन यूज होना चाहिए। अब ये नॉमिनेटिव वर्ड यानी क्या है? सेम क्या? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम क्या है? नॉमिनेटिव केस। ओके, तो एज एंड देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन यूज होना चाहिए। लेकिन ये कब? अगर सब्जेक्ट की तुलना हो रही है तो वो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस वाले से ही होगी। अगर तुलना ऑब्जेक्ट की हो रही है तो ऑब्जेक्ट की तुलना भी ऑब्जेक्टिव केस से ही होगी। ऐसे नहीं होगा कि तुलना हो रही है एंड एक सब्जेक्टिव केस में है और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस में है। लेट्स सी। नरेश इज एज क्लेवर एज आई। नरेश जो है वो मेरे जितना ही क्या है? क्लेवर है। एज के बाद आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में है। रूल के अकॉर्डिंग ये सही है, बट कीप इन माइंड कि दो सब्जेक्ट की तुलना होगी, दो ऑब्जेक्ट की तुलना होगी। नरेश यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, जिसके साथ तुलना हो रही है वो भी सब्जेक्टिव केस में है। सेंटेंस हमारा करेक्ट है। यू आर टॉलर देन ही इज। ठीक है, किसकी तुलना हो रही है? यू की तुलना हो रही है ही के साथ। अगेन दोनों जो है दोनों ही सब्जेक्टिव केस में ही है, तो हमारा दूसरा वाला सेंटेंस भी करेक्ट है। अब आते हैं अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो एज एंड देन के बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर एज एंड देन। ठीक है, अगर तुलना दो सब्जेक्ट के बीच में हो रही है तो एज एंड देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर तुलना दो ऑब्जेक्टिव केस में हो रही है तो एज एंड देन के बाद क्या लिख सकते हैं हम? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लिखेंगे। जैसे आई लाइक। अब आई क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट है। लाइक क्या है? वर्ब है। तो इस वर्ब को सवाल करिए व्हाट या हुम से। यहां पर व्हाट से मैच हो रहा है। आई लाइक व्हाट, मुझे पसंद है क्या?
तो जवाब क्या आया है? यू। अब जो जवाब आता है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई लाइक यू एज वेल एज हर। मुझे पसंद है, मुझे आप पसंद हो और वो भी पसंद है, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है। यहां पर अगर हर की जगह आप शी लिखते हो तो सेंटेंस में एरर आ जाएगा। आई लाइक यू एज वेल एज हर, मुझे आप साथ ही साथ वो भी पसंद है, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है। यहां पर एज के बाद हर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्यों? क्योंकि तुलना ऑब्जेक्ट के साथ हो रही है। आई लव हर, आई लव वॉट, मुझे बड़ा प्यार है या मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। हर टैलेंट, क्यों? क्योंकि वर्ब को सवाल करोगे व्हाट एंड हुम से तो आपको ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। आई लव हर, क्या मुझे पसंद है? मुझे उसका टैलेंट पसंद है। आई लाइक शी टैलेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हर यहाँ पर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव भी है। सो आई लाइक हर टैलेंट, आई लाइक व्हाट? हर टैलेंट ऑब्जेक्ट हो गया। मोर देन शी ब्यूटी नहीं होगा, मोर देन हर ब्यूटी ही होगा। ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ हो रही है। सो दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अब आया है कि किसी सेंटेंस में अगर एक साथ तीनों पर्सन के प्रोनाउन यूज हुए हैं, तो फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, सेकंड पर्सन यूज हुआ है, थर्ड पर्सन यूज हुआ है, तो कैसे डिसाइड करें कि पहले कौन सा वाला प्रोनाउन आना चाहिए? सीक्वेंस में फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, सेकंड पर्सन आना चाहिए या थर्ड पर्सन आना चाहिए? ग्रामर ने हमको ये क्लियर करके पहले से दिया है कि आपको 2-3-1 का रूल फॉलो करना है। पहले सेकंड पर्सन, फिर आपको व्हाट इज इट, थर्ड पर्सन, एंड देन फिर फर्स्ट पर्सन लेना है, ठीक है। कुछ पढ़ते हैं। यू, ही एंड आई गो टू ऑफिस। आप, वो और मैं ऑफिस जाते हैं। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन है तो 2-3-1 का सीक्वेंस सही है, तो ये सेंटेंस सही है। यू सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 2-1-3 नहीं है ना, ओके। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 3-2-1 भी नहीं है। सो राइट सीक्वेंस क्या होता है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। सो सेंटेंस फर्स्ट करेक्ट है। अच्छा, एरर कैसे आएगा? एरर आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, यानी 2-3-1 का सीक्वेंस को छोड़कर कुछ और सीक्वेंस दिया जाएगा, यानी 1-2-3 दिया जाएगा, 3-1-2 दिया जाएगा, एनीथिंग, कुछ भी दिया जा सकता है। ये वाले एग्जाम्पल में कैसे आ सकता है कि तुलना तो हो रही है सब्जेक्ट की, लेकिन एज के बाद या दैन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से एरर यहाँ पर भी क्रिएट हो सकता है। ओके, यहाँ पर भी सेम जैसे हमने पढ़ा कि इन्फिनेटिव के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे यहाँ पर था कि ही जो है वो सब्जेक्टिव केस में दिया था, इस प्रकार से आपके एग्जाम में भी एरर वाले क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अब किसी सेंटेंस में अगर 2 पर्सन के प्रोनाउन यूज हुए हो तो तब क्या करें? किसको पहले रखे और किसको बाद में रखे? तो वो भी हमको पूरा सॉर्ट आउट करके दिया है कि आप सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन यूज कर सकते हो, या फिर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन यूज कर सकते हो, या फिर थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन को भी यूज कर सकते हो। ये कभी ऐसे नहीं होगा कि आपने फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन लिया है। हाँ, एक केस है वहां पर ये संभव है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। सो इट इज यू एंड आई स्पोक यस्टरडे। सो सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ही एंड यू वेंट टू स्कूल। ही एंड यू, दिस इज नॉट राइट। सही क्या है कि हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यू एंड ही करना पड़ेगा। ही एंड यू है ही नहीं हमारे रूल में, यानी थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन नहीं होता है, बट इट इज व्हाट? सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन संभव है। यू एंड ही वेंट टू स्कूल। आप और वो स्कूल गए थे। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्या क्या हमको अलाउ किया है ग्रामर ने कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन हो सकता है, उसके बाद
उसके बाद सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो सकता है और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन भी, थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है। सो सेकंड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आप ले सकते हो। उसके बाद सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हो सकता है एंड थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन हो सकता है। दैट्स इट। अब किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन यूज हुए हैं और उस सेंटेंस में ना कहीं गलती है, पाप है, गुनाह है, दोष है, बहुत बड़ा अपराध वाली भावना है, चोरी वाली भावना है, कुछ भी ऐसा जो गुनाह टाइप की भाव है, ठीक है। उस सिचुएशन में ये जो सीक्वेंस है वो चेंज होता है। क्या सीक्वेंस रहेगा यहाँ पर? फिर 2-3-1 का सीक्वेंस नहीं रहेगा। अगर गलती हुई है तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन एंड फिर थर्ड पर्सन। गलती हुई है तो पहले खुद का नाम आएगा, दूसरों का नहीं, ठीक है। सो इट इज सिंपल 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन। आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। मैं, आप और वो कौन है? अपराधी है, गुनेगार है। आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड यू सेकंड पर्सन। 1 3 2। हम क्रिमिनल्स नहीं है, ठीक है, हम क्रिमिनल्स है, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं है। अगर गलती की है, गुनाह किया है, पाप किया है, सीन का मीनिंग क्या होता है? अपराध, पाप, फॉल्ट, गलती है, मिस्टेक है, चूक हुई है, तो 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो होगा। नॉर्मल सेंटेंस है, कोई गलती नहीं की है, तो 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है। दो पर्सन के प्रोनाउन है और कोई गलती नहीं की है, तब क्या करेंगे? सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के साथ रख सकते हैं, या सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन के साथ रख सकते हैं, या थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के साथ रख सकते हैं। इन सभी रूल्स को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों? क्योंकि 2 वीडियोस में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड थर्ड वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी रूल्स किए हैं उन सबको रिवाइज करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स मूव। चलिए, तो हमने ये देखा कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन यूज हुए हैं और सेंटेंस में गलती, पाप, अपराध, सीन, क्राइम, चूक, फॉल्ट ऐसी कोई भावना है तो क्या करेंगे? 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अगर गलती हुई है और 2 लोग हैं, तब कौन सा सीक्वेंस सही माना जाता है? तब भी दो में तो खुद को ही पहले रखना है। कौन सा? कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अब ये वाला आप नोटिस करना, ये दोनों जगह पर है। कहाँ पर? जहां गलती नहीं है वहां पर भी है और जहां गलती की है वहां पर भी है। ये एक कॉमन है, दोनों जगह पे मिलेगा आपको, ठीक है। यू, आई एंड यू आर क्रिमिनल्स। आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन। आई एंड यू आर क्रिमिनल्स। आई एंड ही यानी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, ओके, ये भी सही है। यू एंड शी यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये भी सही है तीसरे के अनुसार। शी एंड यू यानी हमने क्या किया? 3 एंड 2 किया, ये सही नहीं है। शी एंड आई आर क्रिमिनल्स यानी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, ये भी सही नहीं है। यू एंड आई आर क्रिमिनल यानी सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, ये भी सही नहीं है। ओके, सही क्या है हमारे लिए? कि गलती अगर 2 लोगों के बीच में हुई है तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आ सकता है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन आ सकता है और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन भी आ सकता है, लेकिन कभी भी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा। थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ आई नहीं आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर है शी एंड आई। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या बोलते हैं इसको? वितरणात्मक सर्वनाम। Each, 2 or more persons or things,
ईच का मीनिंग क्या होता है? प्रत्येक। अब मैं अगर किसी एक को बोल रही हूं तो मुझे ईच का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब दो है या चार है तभी मैं, एक से ज्यादा है तभी मैं उसका ईच का प्रयोग करने वाली हूं। सो ईच का मीनिंग क्या है? प्रत्येक। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज लॉयल। दोनों में से प्रत्येक बच्चा कैसे था? लॉयल था। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है? ईच ऑफ का मीनिंग है प्रत्येक, यहां पर वर्स की जगह वर कर देंगे और ईच ऑफ के बाद आने वाला जो आपका नाउन प्रोनाउन रहेगा उसमें क्या कर देंगे? उसमें सिंगुलर दे देंगे, तो आपका एरर आराम से क्रिएट हो जाता है। जैसे ईच ऑफ द बॉय was honest। मैं अगर एक लड़के को बोल रही हूं तो मैं सीधा बोलूंगी ना कि वो बच्चा ऑनेस्ट है, राम ऑनेस्ट है, श्याम ऑनेस्ट है। अगर मैं दो में से एक को बोल रही हूं या दो से ज्यादा है और उनमें से एक वाला मुझे सेंस देना है कि इनमें से एक, तभी ये ईच ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहां पर एरर क्या है? ईच ऑफ के बाद ये जो आपका नाउन प्रोनाउन है वो प्लूरल में चाहिए था। ईच ऑफ द बॉयज वाज ऑनेस्ट। दूसरा एरर कैसे क्रिएट होता है? ज्यादातर ईच ऑफ के साथ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे एज आई सेड अ मिनट अगो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑनेस्ट। ईच क्या है? प्रत्येक है। ये प्रोनाउन में आएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी आएगा, वर्ब में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। जितने भी बच्चे हैं, 2 है, 10 है, 1000 है, लाख है, उनमें से प्रत्येक बच्चा कैसे है? ऑनेस्ट है। यही सेंस है। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज लॉयल, ठीक है। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स was loyal. Each of the 10 students was loyal. दस में से हर एक बच्चा कैसे था? लॉयल था, ईमानदार था, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम रुकेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन के आगे के रूल्स को कंटिन्यू करेंगे एंड उसके नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन के ऊपर प्रैक्टिस लेकर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास ऑफ प्रोनाउन टिल एंड। मिलते हैं अगले क्लास में प्रोनाउन के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।